लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने सॉल्वेंसी रेशियोज को कवर किया था, उनके फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद आज की वीडियो में आप एंटर करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने सॉल्वेंसी रेशियोज के जो हमने कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, मतलब उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। अगर याद हो तो हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो में 5 टाइप के फॉर्मूलोस को कवर किया था। एक बार फिर से शॉर्टकट में रिव्यू करा देता हूं। पहला था डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला था नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। नॉन करेंट लायबिलिटी हमने क्यों लिया था? डेब्ट के लिए हमारा मतलब हमेशा यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी से ही होगा। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा था टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स मतलब सारी एसेट्स का टोटल कर देंगे हम, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, मतलब नॉन करंट हो चाहे वो करंट हो हमारे। टोटल एसेट्स का एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने जो लायबिलिटी साइड से भी निकल के आता है, वो था शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोप्राइटी रेशियो के बारे में पढ़ा था जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स था। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में हमने पढ़ा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपको कभी टैक्स बाई चांस से दे रखा हो परसेंटेज में, तो पीबीआईटी निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, पीबीटी डायरेक्ट निकाल लेंगे जब हमें टैक्स परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसका फॉर्मूला था डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट लायबिलिटी हमें पहले से ही पता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और हमारी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये आप पार्टनरशिप में भी पढ़ के आए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर मैं कहूँ शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है जो कि हम एसेट साइड से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स को निकालते समय हमें क्या इनका ध्यान रखना है कि हम फिक्टिशियस एसेट्स, एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूलेज हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है हमें। ठीक, क्या दे रखा है आपको? दे रखा है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। आपको क्या क्या दे रखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, ठीक है। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, एकुमुलेटेड लॉस दे रखा है। ठीक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट दे रखा है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया। ठीक, बाकी इतनी चीजों की अगर मैं बात करूं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट, तो ये हमें क्या निकाल के देगा? शेयर होल्डर फंड निकाल के ये हमें देगा। और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी निकल आएगा। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ रखा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें आपका डेब्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो सबसे पहले अपने लोग नॉन करेंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक, नॉन करेंट लायबिलिटी के लिए हमें हमें चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख की, प्लस प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स 60,000 का। ठीक, तो ये कितने हो गए? 2,60,000 हो गए नॉन करेंट लायबिलिटी। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड के लिए आपके 30 लाख हमें लिखे हुए दे रखे हैं। तो 30 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व 1,60,000 का, प्रॉफिट होता तो प्लस करते, लॉस दे रखा है 50,000 का तो हम माइनस करेंगे। तो ये करीबन हो जाएगी, अगर मैं बात करूं 50 से 50 कैंसिल और
30 लाख, 31,60,000। ठीक, 30,31,60,000। तो ये हमारी निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2,60,000 अपॉन 31,60,000। कैलकुलेटर ये रहा, 2,60,000 डिवाइड बाय 31,60,000, 0.8। 31 लाख दे रखा है, 3 लाख होना चाहिए 30 लाख की जगह। जहां तक मेरा हिसाब कह रहा है, मिस प्रिंटिंग सी नजर आ रही है बुक में, इसको 3 लाख ही होना चाहिए। 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000, 2,60,000 बाई 4,60,000, 0.56.5। हाँ, ये मिस प्रिंटिंग है बुक के अंदर थोड़ी सी, यहाँ से एक जीरो हटा देना है। ये 3 लाख है, गलती से 30 लाख बुक के अंदर मेंशन करा हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 लाख कर लेना। तो ये 3 लाख जब हो जाएगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 3 लाख होने के बाद 3 लाख 4,60,000, तो 2,60,000 अपॉन 4,60,000 इज इक्वल टू 0.565:1। तो अगर इसे मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ, 57:1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और मिस प्रिंटिंग है बुक में, सही कर लेना इस क्वेश्चन में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, नीचे है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। ठीक, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैल्क फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, आपको दे रखी है। इसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन भी दे रखे हैं और पब्लिक डिपॉजिट भी दे रखे हैं। ठीक, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी इसके अंदर गिवन है। ठीक है, शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, जनरल रिजर्व भी है, लॉन्ग टर्म लोन भी है और पब्लिक डिपॉजिट भी है। ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अब अगर मैं बात करूं इन सब की, तो इन सब में हमारा शेयर कैपिटल हो गई, जनरल रिजर्व हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होगा। ठीक, ये एक्स्ट्रा आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। ये 5 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में पहले से इंक्लूड होंगे, किसके अंदर सारे रिजर्व्स आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये हो जाएंगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब नॉन करंट एसेट्स। इधर करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड प्रॉपर्टी, डेप्रिसिएशन वगैरह हमें दे रखा है। कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाले ही रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया और शॉर्ट टर्म आपके लिए करंट रेशियो हो गया। यहाँ पे हमसे ये चीजें मांगी गई हैं, तो अपने लोग सॉल्व करते हैं। दोनों रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले अपने को निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड।
ठीक। अब इसके बाद इसमें हमें चाहिए क्या, नॉन करेंट लाइबिलिटी की हमें नीड है। नॉन करेंट लाइबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करें, 40 लाख की आपको दे रखी है लॉन्ग टर्म लोन, तो वो प्लस कर देते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ जो 10 लाख के हमें दे रखे हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोनों हमारे क्या कंसीडर किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करेंट एसेट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आ गई हमारी 50 लाख की नॉन करेंट एसेट्स। अब हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल प्लस 15 लाख रुपए का रिजर्वेंस सरप्लस। जनरल रिजर्व जो है रिजर्वेंस सरप्लस के अंदर ही आएगा, फिर से बता रहा हूं। 25 लाख हमारे टोटल क्या हो गई, शेयर होल्डर फंड्स हो गए। तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो उसका फॉर्मूला हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो है यहाँ पे कितनी, 50 लाख। और शेयर होल्डर फंड की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे है कितने, 25 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 2:1। तो इतना ही आ रहा है आंसर में भी। दूसरा आपसे पूछा है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो भी अपने लोग निकाल लेते हैं। अब करंट रेशियो निकालने को कहा है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स दे रखी हैं। क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स बता रखी हैं 16 लाख की और करंट लाइबिलिटी बता रखी है 10 लाख की। लो क्वेश्चन और आसान हो गया। करंट एसेट्स 16 लाख की हैं और क्वेश्चन में ही हमें क्या रखा है कि करंट लाइबिलिटी 10 लाख की है। तो अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो करंट रेशियो हो गया 16 लाख अपॉन 10 लाख, तो ये हो जाएगा 1.6:1। तो हमारा इतना आंसर आना चाहिए, इतना ही आ रहा है। तो ये भी फिनिश हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो भी हमें यही निकालना है, इसमें भी हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपसे कहा गया आपको क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। ठीक, आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेब्ट गिवन है और करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक। अब सबसे पहले हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी चाहिए। नॉन करेंट लाइबिलिटी कैसे मिलेंगी, तो याद होगा पीछे भी हम लोग पढ़ के आए थे टोटल डेप्ट का फॉर्मूला। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला था नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेप्ट आपको दे रखे हैं कितने, 1,50,000। नॉन करेंट लाइबिलिटी हमें पता नहीं है, प्लस करेंट लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो गई, 30 लाख हो गई, 30,000 हो गई सॉरी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी अगर मैं बात करूं तो आ जाएंगी 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा, तो शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड का। कैसे,
शेयर होल्डर फंड को निकालने का वैसे फॉर्मूला अगर मैं बिल्ड करूं तो यहाँ बन जाएगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो हमारा इससे हम लोग बना लेंगे। अब ये फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे, तो देख लो, ऐसे करके बनाया। ये हमारी बैलेंस शीट थी। नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा टोटल एसेट्स। ठीक, टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पे मेरा शेयर होल्डर फंड होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी होगी और करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक, अगर मेरे पास टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स मतलब ये कितने हैं, 2,30,000 रुपए। मुझे इनका नहीं पता, बाइफरसेक्शन होगा, मुझे क्या करना। ठीक, और मेरे पास नॉन करेंट लाइबिलिटी भी है, कितने की, 1,50,000 की। और करंट लाइबिलिटी भी है, कितने की, 30,000 की। ठीक, और ये टोटल मिला के हो रहे हैं कितने, 2,30,000। तो मैं अगर 2,30,000 में से इसे माइनस कर दूं तो शेयर होल्डर फंड निकल के आ गया मेरा कितना, 50,000। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा, 2,30,000 माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी थी हमारी, कितने की, अरे ऊपर गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। इन नॉन करेंट लाइबिलिटी की जगह मैंने 1,50,000 डाल दिया। नहीं, सही तो था। 1,20,000 नॉन करेंट लाइबिलिटी कितनी है, 1,20,000। यहाँ मैं 1,50,000 बोल गया, गलती, सॉरी, ये 1,20 होगी। तो ये 1,50,000 हो गई, तो यानी कि ये 2,30 है। तो ये कितनी होगी, निकल के आपकी आ जाएगी। माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है आपकी, 30 है। तो अब मैं अगर माइनस करूं तो ये बच जाएगा 80,000 के आसपास। शेयर होल्डर फंड कितना है, 80,000 रुपए है। तो अब डेप्ट इक्विटी और रेशियो, नॉन करेंट लाइबिलिटी 1,20,000 अपॉन शेयर होल्डर फंड 80,000। 4 जीरो से 4 जीरो गए, 2 से काटें, 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो ये 1.5:1 आ जाएगा। इतना ही आ रहा है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और निपटा। इसके बाद चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है, ठीक है, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो कितना है, 1.8:1 है। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जो है इसे घटा देगा, बढ़ा देगा, या फिर ना कोई असर नहीं डालेगा। हमें ये बताना है कि इंक्रीज होगा, इनकी वजह से डिक्रीज होगा, या कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसको करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसके लिए आपको वो ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, जो आपने उस समय फॉलो किया था जब हमने करंट रेशियो वाले और क्विक रेशियो वाले क्वेश्चंस किए थे, जिसे कहते हैं आप अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, ध्यान ध्यान से करना है, आराम आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 1.8:1 है। ठीक, मैं पॉइंट हटा दूँ, जीरो लगा देता हूँ। अब ये 18/10 हो गया। अब मैं इसके आगे जितने चाहूँ उतने जीरो लगा देता हूँ। 4 जीरो यहाँ लगा लेता हूँ और 4 जीरो यहाँ लगा लेता हूँ, ताकि मैं अगर इसे काटूं भी तो भी मेरा 1.8 ही आना चाहिए। तो अब ये फिगर मेरे पास मौजूद है। अब मैं इस फिगर में चेंजेस करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के जैसे। जैसे पहला दे रखा है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर 20 लाख, of which 60% is payment is made immediately and remaining
50% पेमेंट आफ्टर 18 मंथ्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका एक बार यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेना ताकि तुम्हें याद रहे। नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो अब मुझे ये देख के बताओ, परचेज मोटर व्हीकल, तुमने मोटर व्हीकल खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है, तो तुम्हारी एसेट्स बढ़ जाएंगी मोटर व्हीकल खरीदने से। ठीक है, तो इससे ट्रांजैक्शन से पहला असर क्या पड़ा, अगर मैं बात करूं, मोटर व्हीकल को खरीदने से मेरी जो एसेट्स हैं वो बढ़ गई। 60% पेमेंट मैंने इमीडिएटली कर दिया, मतलब 60% पेमेंट या तो कैश से किया होगा या चेक से किया होगा। तो इससे मेरी करंट एसेट्स जो हैं वो घट गई। मोटर व्हीकल फिक्स्ड में आएगा तो फिक्स्ड बड़ी है, फिक्स्ड मतलब नॉन करंट एसेट्स, ठीक। एंड रिमेनिंग 40% पेमेंट, और बाकी का बचा 40% पेमेंट जो है वो मैं कब करूंगा, 18 महीने के बाद करूंगा। तो 18 महीने के बाद, तो ये जो 18 महीने के बाद पेमेंट हो रहा है, तो क्या ये हमारी करंट लाइबिलिटी होगा? करंट लाइबिलिटी तो वो होती है जो 12 महीने के अंदर पे करनी हो, यानी कि नहीं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। अब कितनी हो गई, तो इसका अमाउंट हम निकाल लेते हैं। तो 10% हुआ 20 लाख का, 2 लाख, यानी कि करीबन 8 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो पहले था 1,80,000, ठीक। शेयर होल्डर फंड थे पहले मेरे 1 लाख। इससे शेयर होल्डर फंड पे कोई असर नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई भी असर नहीं पड़ा, लेकिन ये बढ़ गई मेरी, कितने से, 8 लाख से, क्योंकि मुझे तो बाद में डेप्ट तो बढ़ गया, पैसा देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, अगर मैं बात करूं 8 लाख रुपए से बढ़ने के बाद 9,80,000 अपॉन 1 लाख। 4 0 से 4 0 गया तो ये आ रहा है 9.8:1। पहले ये कितना था, 1.8:1, तो ये तो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक, तो इस तरीके से सोचना है। दूसरा, डेप्ट इक्विटी रेशियो, वही फिगर लो, 1,80,000 अपॉन 1 लाख। सेल ऑफ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 80 4 लाख। हमने क्या किया, मशीन को बेच दिया। 5 लाख वाली मशीन हमने 4 लाख में बेच दी। तो अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे लॉस हो गया, कितने का, 1 लाख का। और लॉस की वजह से, जब भी हमें लॉस होता है, इस लॉस की वजह से मेरी जो कैपिटल होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में, अगर आप गुड्स प्रॉफिट पे बेचते थे, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनती, मशीनरी में से 5 लाख माइनस 4 लाख रुपए अगर कैश में मिला है, कैश ही माने क्योंकि लिखा नहीं है हमने किसी किसको बेचा, नाम, ठीक है, उधार बेचा, ये भी नहीं क्या रखा। तो 4 लाख रुपए कैश में मिला, 4 लाख कैश में प्लस 1 लाख रुपए का नुकसान जो है वो कहाँ से माइनस होता, कैपिटल से माइनस होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल से 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और रेशियो को हम बढ़ा लें, एक एक जीरो इसके आगे, ताकि हमारी और आसानी हो जाए, क्योंकि वो 1 लाख रुपए ही माइनस हो रहा है, नीचे 1 लाख का जीरो हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ठीक, अब क्या होगा, अब कितनी है, 18 लाख अपॉन 1 लाख, हमारी 18 लाख की हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी है और 10 लाख की हमारे पास शेयर होल्डर फंड है। तो इससे कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। तो ये तो अपने आप में 18 लाख ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 लाख हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसे काटूं, 5 0 से 5 0 कट गए, 9 बन जा, 9 2 जा, तो ये कितना हो गया, 2:1 हो गया। अरे ये तो फिर से इंक्रीज कर गया। ठीक, तो इस तरीके से बुद्धि लगानी पड़ेगी। चलो तीसरे की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा वाला हमारा कुछ इधर की तरफ है। तो तीसरा वाला कह रहा है
देख लेते हैं। टैक्स रिफंड ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, हमें क्या मिला? टैक्स का रिफंड मिला ड्यूरिंग द ईयर। अब इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। रिफंड ऑफ टैक्स से क्या होगा? रिफंड ऑफ टैक्स है क्या, मतलब क्या है ये? देखो बेटा, रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब हो गया, जब हम टैक्स पे करते हैं तो हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। आपने इसका फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ईबीआईटी, अगर तुम्हें याद हो पीछे लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये रहा, यहाँ पे ईबीआईटी देख लेते हैं, ये रहा। देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद सपोज कर लो तुमने 100 रुपए टैक्स दिया, अब वो टैक्स तुम्हें वापस मिलेगा, तो तुम क्या करोगे? प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? खुद सोचो। जिस प्रॉफिट में तुमने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तुमने उसमें 10 रुपए का टैक्स दे दिया, सरकार ने 5 रुपए का तुम्हारा टैक्स वापस कर दिया, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया? अब 95 हो गया नहीं हो गया? प्रॉफिट बढ़ गया नहीं बढ़ गया पहले के मुकाबले? अब प्रॉफिट जब पहले के मुकाबले बढ़ गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है नहीं होता है? तो इससे क्या होगा? कैपिटल भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो बस अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू था। कैपिटल बढ़ जाएगी, तो फिर से लिखते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना था? 1,80,000 अपॉन ये कितना था? 1,00,000। कैपिटल बढ़ गई तो ये तो 1,80,000 रहा, क्योंकि लोन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉफिट होने की वजह से, मतलब रिफंड ऑफ टैक्स मिलने की वजह से, अब ये कितना हो गया? 1,40,000 हो गया। तो बाइट काट के देखते हैं, 1,80,000 डिवाइड बाई 1,40,000, तो ये आ गया 1.2:1। तो इसका मतलब इससे क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। तीसरा हमारा डिक्रीज कर रहा है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या दे रखा है? अगला आपको दे रखा है यहाँ पे, रिडेम्पशन ऑफ 6% डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स को रिडीम करा, मतलब डिबेंचर क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, डिबेंचर को, नॉन करेंट लाइबिलिटी को रिडीम करने का मतलब क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब तुम्हारी ऊपर की नॉन करेंट लाइबिलिटी 1,80,000 की थी। आपको अमाउंट नहीं बताया, तो तुम सोच सकते हो अपने आप, बहुत इजी है। 1,80,000 अपॉन 1,00,000, वही फिगर लेंगे जो हम पहले से लेते चल रहे हैं। तो 1,80,000 मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटी है, तुम्हारे याद के लिए रख देता हूँ, और ये हमारा शेयर होल्डर फंड है। तो अब सोचो, तुमने डिबेंचर्स को रिडीम करा। डिबेंचर्स भी क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी है। मान लेते हैं 80,000 के डिबेंचर्स तुमने रिडीम कर दिया, ठीक है। अब 80,000 के डिबेंचर्स जब तुम रिडीम करोगे, तो यानी कि 80,000 रुपए इसमें से कम हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ये कितने रह जाएंगे? 1,00,000 रुपए, मतलब अब वो पैसा तुम्हें नहीं देना। और नीचे भी कितने रह गए? 1,00,000 रह गए। तो ये आपस में कट गया, तो क्या आ गया? 1:1 आ गया। रेशियो पहले 1.8 था, तो अब भी रेशियो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। चौथा, रिडम्पशन ऑफ 6% डिवेंचर्स। अच्छा, हाँ, नहीं करेगा। ठीक, क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे रीजन है। ये जो डिबेंचर हैं 6% वाले, ये हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं होंगे, ये अभी रिडीम हो रहे हैं। तो देखो क्या सीन होता है, ये भी समझा देता हूँ। चलो, मैंने इतना सोचा नहीं, इन्होंने इतना डीप दे रखा है, तो इसको समझना पड़ेगा हमें, क्या मैटर है यहाँ पे थोड़ा सा। देखो बेटा, डिवेंचर्स के साथ क्या होता है, इसे मान लो आज 1 अप्रैल 2026 को मैंने कुछ डिवेंचर लोगों को इशू करे। ये डिवेंचर 5 साल बाद रिडीम होंगे। 5 साल बाद मतलब 31 मार्च 2027, चलो 3 साल ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा बड़ा डायग्राम ना बनाना पड़े। फिर 1 अप्रैल 2027 से लेके ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2028 में। यहाँ से एक नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2028 को। नया साल खत्म हो जाएगा ये वाला 31 मार्च 2029 को। तो डिवेंचर्स 3 साल बाद होंगे। मतलब मैंने आज इशू करे हैं, मुझे इन्हें पैसे कब रिटर्न करने हैं? पैसे रिटर्न करने हैं मुझे 31 मार्च 2029 को। तो अभी तक यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो इसको हटाओ, लाल से बनाएंगे हम। ठीक, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो
अभी अगर यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में कितना समय है, पूरे पूरे 3 साल है। सपोज करो ये टाइम पीरियड खत्म हो गया, 1 साल खत्म हो गया, अभी भी कितने रह गए, 2 साल रह गए। अब सपोज करो ये वाला टाइम पीरियड भी चला गया, हम पहुंच गए 1 अप्रैल 2028 को, तो अब कितना समय रह गया, 1 साल रह गया। देखो 3 साल था तब तक तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी थी, क्योंकि 1 साल से ऊपर जितनी भी होती हैं वो करंट है। यहाँ पे भी 2 साल है, मतलब इस साल भी हम इसे नॉन करंट लाइबिलिटी में नोट करेंगे। लेकिन जैसे ही हम 1 अप्रैल को यहाँ पे एंटर करेंगे, ये 1 साल रह जाएगा, तो 1 साल रह जाएगा, मतलब तो ये डिबेंचर हमारे लिए अब क्या बन जाएगा, करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। तो इससे अगर मैं बात करूं, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाले डिबेंचर हमने पहले से ही किस में नोट कर रखे होंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी के करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर रखे होंगे। तो अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो ये 1,80,000 अपॉन 1,00,000 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और ये 1.8 ही रहेगा, और ये चेंज नहीं होगा। इसी वजह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 1,00,000 जैसी हुआ होगा, हमने यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनाई होगी बेटा, तो हमने इन डिबेंचर्स को, मान लो 1,00,000 के हैं, तो हमने ये 2,80,000 के नाम से लिख रखे होंगे। यहाँ पे भी हम इन्हें 2,80,000 के नाम से लिखेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ हम ये नॉन करंट लाइबिलिटी 1,80,000 रहने देंगे, और करंट लाइबिलिटी हमारी क्या बन जाएगी कितनी, 1,00,000। तो इस तरीके से ये कुछ डाले जाते हैं। रियल लाइफ में इनका मेंटेनेंस ऐसे होता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या रखा है कि नो चेंज होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, नो ही चेंज होगा अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, ठीक, जो कि होता है। आगे देखते हैं, प्रपोज डिविडेंड बाय द कंपनी। प्रपोज डिविडेंड, हमने डिविडेंड प्रपोज किया है, ठीक है। डिविडेंड प्रपोज करने का मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी जो है वो डिविडेंड प्रपोज करती है मीटिंग्स में कि इस साल हम लोग इतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं, ठीक। देना चाहते हैं बेटा, ये दिया नहीं है, ये प्रपोज्ड है अभी, ठीक। तो प्रपोज्ड में और देने में, डिक्लेयर डिविडेंड में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक। डिविडेंड डिक्लेयर करने में और डिविडेंड प्रपोज करने में हमारे पास से कुछ गया नहीं है, खाली अभी हमने मुंह से बोल रहा है, ठीक। तो इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ना ही इससे नॉन करेंट लाइबिलिटी बढ़ेंगी, ना ही हमारी शेयर होल्डर्स फंड पे कोई भी असर पड़ेगा। अब डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर, बाय शेयर डिविडेंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक। अब क्या हो गया, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो जाएगा, डिविडेंड देखो बेटा जैसे ही डिक्लेयर होगा, ठीक। अब इसके डिक्लेयर होने पे क्या असर पड़ेगा, देखो डिक्लेयर होने का मतलब हो गया कि अब हम कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पे करेंगे, हम लोग डिविडेंड देंगे। डिविडेंड देने का मतलब हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो डिविडेंड जो है वो किस में से दिया जाता है, अच्छा अब ये बताओ, सोचो, लगाओ बुद्धि। डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट में से, दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, भाई ऑब्वियस सी बात है। तो प्रॉफिट इससे कम हो जाने चाहिए, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के डिविडेंड के लिए रखना पड़ेगा। तो इस साल के जो प्रॉफिट्स होंगे वो हमारे कम हो जाएंगे, जो कि हमने कैपिटल में कर रखे हैं ऐड, तो वो कम हो जाएंगे। मान लो वो 20 के थे, माइनस 20,000, तो ये कितने रह जाएंगे, 80,000। तो करके देखते हैं क्या होगा। तो ये तो हो जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा हमारा 2.25:1। अब आंसर देख लेंगे कि ये सही है या गलत, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो आपका शेयर होल्डर फंड कम हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच के करना होगा। सब में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखो लगेगा हर रेशियोज में, तो इसमें आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले में बहुत ही ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक। इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग को खुला रखते हुए करना है। जितनी भी कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़े हैं सबको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट करो क्या, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस तो लगभग खत्म हो गए। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो चलो फटाफट बढ़ते हैं। टोटल एसेट्स डायरेक्ट दे रखी है, डाल देंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटी के लिए आपको टोटल डेब्ट दे रखे हैं और ये करेंट लाइबिलिटी है। अगर मैं बात करूं टोटल डेब्ट का मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी दोनों को प्लस करके दे रखा है। क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंट लाइबिलिटी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लाइबिलिटी, ये सब करेंट लाइबिलिटीज हमें गिवन है। और हम पीछे पढ़ के भी आए थे कि टोटल डेब्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेब्ट तो हमें दे रखा है कितना, 35 लाख। नॉन करेंट लाइबिलिटी पता नहीं, करंट लाइबिलिटी पता है मुझे। सबको प्लस कर लेते हैं, 2.5 लाख। ठीक, प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000। तो ये 35 लाख जो हमें दे रखा है ये ऐसे ही रहेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटी ऐसे ही रही, तो ये हो जाएगा 3 और 4 लाख। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो 35 लाख माइनस 4 लाख, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएंगी 31 लाख रुपए। ठीक है। टोटल एसेट्स हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स मैंने गड़बड़ कर दी, ये 32 लाख है, सॉरी। मैं टोटल एसेट्स लिख गया उसकी जगह। ठीक, ये 32 है और 32 लाख में से 4 लाख जाते हैं तो आपका बचता है 28 लाख। ठीक, तो टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसेट्स हैं 35 लाख और नॉन करेंट लाइबिलिटी हैं 28 लाख। देखते हैं आंसर क्या आएगा। 35 लाख डिवाइड बाय 28 लाख, 1.25, 1.25:1। ये हमारा आंसर आ रहा है। सिंपल है। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था एक टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का। ऐसे ही अगला करते हैं एक और टोटल एसेट्स और डेब्ट रेशियो का। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टोटल डेब्ट कितने के हैं, 4 लाख के। शेयर कैपिटल 15 लाख की है। रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख का है। करंट लाइबिलिटीज 5 लाख की है। वर्किंग कैपिटल 7 लाख की है। आपको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो बहुत सिंपल है। बेसिक्स को हमें फॉलो करना है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले टोटल एसेट्स को निकालने की सोचते हैं कि कैसे निकाला जा सकता है। देखो टोटल एसेट्स को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए
कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा भाई, देखो टोटल एसेट्स को निकालने के लिए। अब ऐसे तो अभी काम कुछ बन नहीं रहा मेरे पास। क्या क्या है टोटल एसेट्स को निकालने के लिए? वर्किंग कैपिटल है, करंट लायबिलिटी है, तो इसकी मदद से मैं करंट एसेट्स निकाल सकता हूँ। टोटल एसेट्स का वैसे तो फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, या मैं टोटल एसेट्स को दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, जो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। इनमें से जो मुझे पहले मिल जाएगा मैं उसके बेसिस पे क्या करूंगा, टोटल एसेट्स निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल मुझे दे रखी है कितनी, 7 लाख। करंट एसेट्स पता नहीं है मुझे। करंट लाइबिलिटी मेरी दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपए। अब मैं अगर करंट एसेट्स निकालूंगा तो करीबन मेरी निकल के आ जाएंगी कितनी, 2 लाख रुपए। ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स कैसे निकल सकती हैं क्वेश्चन में, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नॉन करंट की अभी मुझे क्लियर दिख नहीं रही है। हाँ, अब मैं जरा उधर की साइड लेके चलता हूँ। मेरे टोटल डेब्ट दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। ये तो काम हो रहा है, कैसे हो रहा है ध्यान से देखो, आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। टोटल डेब्ट मतलब ये क्या है, टोटल डेप्थ है। शेयर होल्डर फंड चाहिए, शेयर होल्डर फंड के लिए मैं क्या करूं, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर दूं। तो इन दोनों को प्लस करें अगर, 15 लाख और 8 लाख, 15 लाख प्लस 8 लाख प्लस टोटल डेप्ट कितना है, 40 लाख। तो 40 और 15, 55, 55 और 8, 63 लाख। तो टोटल एसेट तो 63 लाख निकल के आ गए। डेप्ट, अब हमें चाहिए डेप्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी निकालने के लिए मैं फिर से टोटल डेप्ट का ही इस्तेमाल करता हूँ। टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट कितने दे रखे हैं, 40 लाख के दे रखे हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी पता नहीं है। करंट लाइबिलिटी हाँ मुझे पता है कितनी दे रखी है, करंट लाइबिलिटी 5 लाख की दे रखी है। तो अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी निकालूंगा तो वो कितने की निकल आएंगी, 35 लाख की निकल आएंगी। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं इसको सॉल्व करने की, तो इसे सॉल्व करते हैं, अपने लोग निकालते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स 63 लाख और टोटल, सॉरी, नॉन करेंट लाइबिलिटी 35 लाख। 63 लाख अपॉन 35 लैक्स। तो पूरा डिवाइड करने पे आ रहा है 1.8:1। अब देख लेते हैं ये हमारा सही है या गलत। तो सही है, आ गया, इतना ही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन और निपट गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप क्या दे रखा है। अब आपको ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 डीके गोयल का। तो इसे भी यहाँ पे पहले पेस्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। ठीक, तो इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इस बार आपसे कहा गया है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो भी निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालना है और टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो भी निकालना है। ठीक है। क्या क्या दे रखा है, 5% डिवेंचर दे रखे हैं तो नॉन करेंट लाइबिलिटी दे रखी है। लोन फ्रॉम आईडीबीआई दे रखा है, मैं लॉन्ग ही मानूंगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाएगा। गुडविल में बात करूं तो एक नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, अदर नॉन करंट एसेट्स तो नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, और करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स के नाम से दे रखी हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो पहले सबसे पहले वाले से ही बढ़ते हैं आगे। सोल्यूशन, सबसे पहला आपसे निकालने को कहा है क्या, डेप्ट इक्विटी रेशियो।
डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है नॉन करेंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी कैसे मिलेगी? नॉन करेंट लाइबिलिटी हमें दे रखी है, बस हमें प्लस करना है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी डिबेंचर्स दे रखे हैं 15 लाख के, और आपको क्या दे रखा है? लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक दे रखा है, कितने का? 10 लाख का। तो ये कितनी हो जाएगी? 25 लाख हो जाएगी। इसी तरीके से अगर शेयर होल्डर फंड की मैं बात करूं तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 28 लाख की। उसके बाद आपको रिजर्व दे रखे हैं कितने के? 12 लाख के। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है कितना? 4 लाख का। तो अगर टोटल करो तो ये हो जाएगा 30 और 10 40 44 लाख, 44 लाख। तो डाल दें, हो सकता है आंसर निकल के आ जाए। तो ट्राई करते हैं। 25 लाख अपॉन 44 लाख। तो 25 लाख डिवाइड बाय 44, 0.568 आ रहा है। 0.568:1। तो इसे मैं 0.57:1 कह दूं, मेरा आंसर सही आ गया। ठीक, तो एक तो आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब दूसरा तुमसे क्या कहा है निकालने को? प्रोप्राइटरी रेशियो का है। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो की अगर बात की जाए तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, चलो लिख गया था वैसे ही लिख लो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो वो शेयर होल्डर फंड तो आप यही निकाल के आए, कितना? 44 लाख। अगर टोटल एसेट्स मिल जाए तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो टोटल एसेट्स की बात करते हैं, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स को। चलते हैं, ये रही टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में आपको गुडविल दे रखी है 6 लाख, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में आपको दे रखी है कितनी? 46 लाख। उसके बाद कितनी दे रखी है? 28 लाख दे रखी है, ठीक। लेकिन एक बात तुम लोग भूल गए, मैंने क्या बताया था? नॉन करंट एसेट्स टोटल एसेट्स निकालते समय आपको गुडविल का यूज नहीं करना है, ठीक। गुडविल का कभी भी यूज नहीं करना है, हटा देना है। अगर अलग से दे रखी है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। तो अब अगर हम बात करें हमारी नॉन करंट एसेट्स कितनी निकल के आ गई, टोटल एसेट्स मतलब कितनी निकल के आ गई, तो 46 और 20 66, 66 और 8 हो जाएगा आपका 74 लाख। तो 74 लाख यहाँ लिख लो, 44 लाख डिवाइड बाय 74, ठीक। 80। हम्म, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर लगभग निकल के आ जाएगा। तो इसे निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है आपको कौन सा? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो वो तो सब निकाल ही लिया तुमने, तो निकाल लो। टोटल एसेट्स तुम्हारे पास हैं ही कितनी? इसको ऐड करेंगे गुडविल को टोटल एसेट्स में, क्योंकि गुडविल निकालते समय बैलेंस शीट के हिसाब से टोटल एसेट्स में गुडविल भी आएगी, गुडविल ऐड करी जाएगी।
ठीक है, 6 लाख की, तो ये आपका 80 आएगा, क्योंकि गुडविल जो है टोटल एसेट्स में आनी चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंस शीट को आप देखो, पार्टनरशिप में भी आपने देखा, तो गुडविल जो होती थी वो एसेट साइड का पार्ट होती थी, और ये इसमें आएगी फिर, इसीलिए। ठीक है, अब इसे काट लेना, आ जाएगा आंसर। अब अगला देख लेते हैं, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स कितने की, 80 लाख की, अपॉन डेप्ट कितने का, 25 लाख का। करें, कैलकुलेटर से करके देख लें। देखो, पिछले वाले का आएगा 55%, इंटू 100 करोगे अगर, तो और वैसे ही छोड़ दोगे तो 55, कुछ आना 55.0.55 आएगा। ठीक है, अगर वैसे ही छोड़ दोगे तो 0.55:1 और परसेंटेज में निकालोगे तो ये आएगा। अब इसका देख लेते हैं, 80 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, 3.2:1। ये चेक कर लेते हैं कि इतने ही आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं तीनों, तो ये भी निपट गया। अब देख लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें सेपरेट प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। ये तो बीच में था तो इजी था ये निकालना, यहाँ पे ये वाला सेपरेटली निकालना है, बिल्कुल अलग से। तो इसको करते हैं अपने लोग अब। ठीक, देखो क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा है, कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखी हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखी है, और जनरल रिजर्व भी दे रखा है, लेकिन थोड़ी सी डाटा का अलग तरीके से दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने बताया कि टोटल एसेट्स का 0.4 टाइम्स है। तो भैया टोटल एसेट्स निकालो पहले, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को पता करने के लिए, तो पहले अपने लोग टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो टोटल एसेट्स हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हैं आपके पास कितने की, 5 लाख की। करंट एसेट्स हैं कितने की, 3 लाख की। तो टोटल एसेट्स कितने की हो गई, 8 लाख की। इन्होंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इसकी 0.4 टाइम्स है। 0.4 टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई किसका, 8 लाख का। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट से, 8 लाख इंटू 0.4, तो ये आ गया 3 लाख, सॉरी 8 लाख लिखा था, 80 लिखा था। 8 लाख इंटू 0.4, तो 3,20,000। तो ये तो आ रही है कितनी, 3,20,000। तो शेयर कैपिटल हमें मिल जाती है इसी के साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी 3,20,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.25 है किसकी, इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो वो भी निकाल लेते हैं नीचे चल के फटाफट से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल की कितनी है, 0.25 टाइम्स है, इंटू 0.25, तो 80,000। 80,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, 80,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जनरल दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है आपको, और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो ये सब कुछ दे रखा है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो शॉर्ट में पीआर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो अगर मैं बात करूं टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स तो मैं निकाल चुका पहले ही, कितनी है, 8 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए। शेयर होल्डर फंड के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए होंगे मुझे
रिजर्व चाहिए 1.5 लाख के और नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए का। 1,50,000 और ये दे रखा है 1,20,000। तो इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो देखता हूँ कितना आएगा। 4 लाख, 5,50,000, 5,70,000, 6,70,000। ठीक है। ठीक। ये क्या हो रहा है? 3,20,000 प्लस 80 प्लस 1,50,000। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज और रह गई, हमने जो ध्यान नहीं दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। ठीक है। जो हम इसमें यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करते हैं, अगर उसकी बात करें, वो उसमें से टैक्स माइनस होना चाहिए। तो इसका 25% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 30,000 रुपए, तो वो 30,000 रुपए हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो पड़ेगा वो आफ्टर टैक्स पड़ेगा। तो 30,000 माइनस करने के बाद करीबन ये आ जाएगा आपका 6,40,000। तो 6,40,000 यहाँ डाल देते हैं, और जैसे ही ऐसा करोगे तो आपका 0.58:1 आ जाएगा। और अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 80% आ जाएगा। ठीक है। तो यही आ रहा है आंसर। ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है उसमें से टैक्स का रेट माइनस करके लेना है। मतलब 25% यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। तो आपका प्रॉफिट जो बचेगा वो 90,000 बचेगा, क्योंकि 25% 1,20,000 का कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक, ये निपटा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ गया? नीचे आखिरी है ये हमारा। प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक, आपको बता रखा है कि प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो 0.8:1 का है। आपको रीजन बताने हैं वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से इंक्रीज होगा रेशियो, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ठीक है। प्रोप्राइट शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक, ये कह रहे हैं 0.80:1 है। ठीक। तो इसका मतलब मैं पॉइंट हटाऊं, 2 जीरो बढ़ा लूं। अब इसके आगे आप इसमें इक्वल जीरो ऐड कर सकते हो। एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, एक नीचे बढ़ाओ, एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, एक नीचे बढ़ाओ, एक ऊपर बढ़ाओ, एक नीचे बढ़ाओ। तो 80,000 अपॉन 1,00,000 मान लेते हैं हम अपने आसानी के लिए, सुविधा के लिए, ताकि आसानी से कर पाए। अकाउंटिंग इक्वेशन को ही फॉलो करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इससे भी। अब ध्यान से सोचो, तुमने लोन लिया बैंक से 20 लाख रुपए का, पेएबल आफ्टर, सॉरी 2 लाख रुपए का, पेएबल आफ्टर 5 ईयर्स, जो कि 5 साल बाद आप पे करोगे। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क पड़ेगा? लोन लेने से क्या फर्क पड़ेगा? सोचो। लोन लिया है ना मैंने, इस लोन को लेने की वजह से मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटी बढ़ेंगी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी तो इसमें है ही नहीं। 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया बैंक से, तो ये 2 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, यानी कि मेरा कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा, मेरी करंट एसेट्स बढ़ेंगी। करंट एसेट्स बढ़ेंगी मतलब टोटल एसेट्स बढ़ेंगी। कितनी लंबी चेन बन रही है। चलो आगे देखते हैं। तो क्या हो सकता है? अब टोटल एसेट्स बढ़ेंगी, हमें पता लग गया। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये था। कितना था? 80,000 अपॉन 1 लाख। अब टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगी, शेयर होल्डर फंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो 80 असर का ही रहा। अब ये 1 लाख से बढ़ के कितनी हो जाएंगी? 3 लाख हो जाएंगी। 2 लाख इसमें प्लस हो जाएंगे। तो अब इसको करके देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 80 डिवाइड बाय 3 लाख, तो 0.26 हो जाएगा ये। 0.26।
26:1। पहले 0.8 था तो डिक्रीज कर गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोप्राइटरी रेशियो पार्ट नंबर 2 के लिए 80,000 अपॉन 1,00,000 ही माना। अब देखो अगले में क्या चेंज आ सकता है। तो ये रहा। ठीक, परचेज मशीनरी। तुमने मशीनरी खरीदी 75,000 रुपए की, तो इसका असर देखो क्या हुआ होगा। इधर की तरफ मशीन का देखते हैं। मशीन खरीदी तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई। नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई मतलब जो तुम्हारी टोटल एसेट्स थी वो बढ़ गई। ठीक है। अब इधर देखते हैं। 75,000 रुपए से खरीदी, तुम्हारा पास से कैश गया तो करंट एसेट्स कम हो गई। करंट एसेट्स कम हो गई, इन द एंड क्या हुआ, टोटल एसेट्स कम हो गई। तो अगर मैं बात करूं तो इससे एक बार टोटल एसेट बढ़ रही है और एक बार घट रही है, शेयर होल्डर फंड पे कोई असर नहीं, तो 80,000 ऐसे ही लिखा रहने दे। ये पहले 1,00,000 थी, इसमें से मैंने 75,000 का कैश माइनस कर दिया, 75,000 चला गया और 75,000 की मशीन मेरे पास आ गई। तो 75 से 75 कैंसिल, ये कितना रह गया 80,000 अपॉन 1,00,000। तो ये कितनी रहेगी अभी भी 0.8:1। तो इसका मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। अब आगे देखते हैं। अगला दे रखा है आपको, रिडीम 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1,00,000 रुपए के। 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स तुमने रिडीम कर लिए। अब इसका असर क्या होगा। 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए तो भैया कैश गया, यानी कि टोटल एसेट्स कम। ठीक। रिडेम्पशन हुआ है शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो होंगी गिनती वो कम हो गई होगी। गिनती प्रेफरेंस शेयर्स की कम हो गई, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि शेयर होल्डर फंड जो है वो भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, डालते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो पहले था 80,000 अपॉन 1,00,000 का। ठीक, अब अगर मैं देखूं तो एक जीरो इनमें बढ़ाना पड़ेगा हमें आसानी से करने के लिए, 8,00,000 करना पड़ेगा क्योंकि रिडेम्पशन 1,00,000 का हो रहा है, वरना माइनस में चली जाएगी। अब 1,00,000 रुपए से शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, तो ये कितनी रह जाएगी 7,00,000। और 1,00,000 रुपए से टोटल एसेट्स भी कम हो जाएंगी, यानी कि ये कितने रह जाएंगे 10,00,000 थे ना पहले, अब कितने रह जाएंगे 9,00,000। देख लेते हैं। सात 0.77 आ रहा है भैया, 1:1, यानी कि रेशियो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। चलो 5वां और आखिरी, वो भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इसे हटा दे 2 मिनट को, ब्लू से ही कर लेंगे। इक्विटी शेयर्स टू वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज फॉर 4,00,000। ये क्या हो गया। देखो एक चीज, हम लोग इक्विटी शेयर्स हमेशा खाली पैसों के लिए इशू नहीं करते, कंपनी हमेशा पैसों के लिए शेयर इशू नहीं करती। कभी कभी कंपनी जो है क्या करती है, शेयर्स इशू करने के बदले कोई चीज खरीद लेती है। जैसे मान लो किसी दुकानदार से 10 करोड़ की मशीन खरीदी, अब कंपनी के पास पेमेंट करने को उस समय उसके पास कैश नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, उसके बदले शेयर्स दे देगी। अब इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इक्विटी शेयर जो होंगे वो बढ़ गए। इक्विटी शेयर बढ़ गए, इसका मतलब शेयर होल्डर फंड बढ़ गया। मशीनरी आई ना हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई। नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई मतलब एट द एंड टोटल एसेट्स बढ़ गई। अब प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, यही होता है। ठीक, तो 4,00,000 से बढ़ी हमारा शेयर होल्डर फंड, तो 4,80,000, और मशीन भी बढ़ेगी, तो यानी कि ये कितना हो गया 5,00,000। तो आप काट के देखते हैं यार, 4,80,000 डिवाइड बाय 5,00,000, 0.96 हो गया ये तो, 0.96:1। तो इसी के साथ हमारा जो रेशियो था वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ठीक, तो यहाँ तक हमारे प्रोप्राइटरी रेशियो हमने
कवर कर लिए और कुछ नहीं है, आगे के 2 रेशियोज़ हमारे इसमें रह जाते हैं जो हमारे कवर करने से रह गए। ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसे शॉर्ट रखने के लिए यहीं तक इसे कवर करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिएगा, बीच में जो-जो क्वेश्चंस रह गए हैं यहाँ तक, वो आपको खुद करने हैं। कौन-कौन से क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, कहीं पे लिख देता हूँ, कहाँ जगह है हमारे पास, जहाँ हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिख देते हैं, आपको कौन-कौन से करने हैं, जो आपके रह गए बीच में। वैसे जो भी क्वेश्चंस बीच में रह गए हैं, वो आप सारे कर सकते हो 27 से लेके अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो 45 तक। तो क्वेश्चन नंबर 27 से 45 तक करंट ईयर की डीपीएल में जितने क्वेश्चंस हैं, वो आपका होमवर्क है। बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे मैंने कवर करा दिए हैं, जो नहीं कराए हैं खाली आपको वही करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मेरे हेडफोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी है, इसलिए वो बंद हो गया है, आवाज चेंज हो गई होगी यहाँ से वीडियो में, आपने देखा होगा। आगे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो बाकी के जो होंगे हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें मास्टर कीजिए, इनको क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए, एक बार समझिए फिर से दोबारा, एक दो बार वीडियो देखना, समझना, इन्हें अपने आप अपने हाथों से करना, ठीक, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। चलो फिर अगली वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 2 रेशियोज कवर करेंगे और ये वाला रेशियोज आपके कवर हो जाएंगे।